हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का पार्ट चैप्टर 5 करेंगे, शासक और इमारतें। इसका हाफ पार्ट जो हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, अब बाकी बचा हुआ हाफ पार्ट हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है मुगल शासकों और उन्होंने कौन कौन सी इमारतें बनवाई उसके बारे में जो है बताया गया है। कल हम ये जो है पढ़ चुके हैं कि राजराजेश्वरम मंदिर ये तंजावुर में है और ये जो है ऊंचे शिखर वाला मंदिर है। और हम मंदिर होजों के निर्माण के बारे में भी पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे इसका आगे का पार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम जो है इसकी शुरुआत करेंगे। बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराब दार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अर्थात हस्त बिहिस्त का परंपरा के रूप में हुआ, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। अब हम इससे पढ़ेंगे। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग योजना की विशेषता बताती हैं। 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। तो फ्रेंड्स, ये है उसका चित्र। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास एवं दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल, सुतून तथा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्राय किबला। तो किबला क्या होता है? नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को जो है किबला कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई। तो शाहजहां का जो सिंहासन था उसके पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो पित्रादुरा क्या होता है? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे।
शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इनके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी तट पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उनके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी एक बार ये कर लेती। आगरा के ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ। तो ताजमहल का निर्माण फ्रेंड्स, यह ताजमहल 1643 ईस्वी में पूरा हुआ। ये देखिए, ये इस मैप में देखिए, आगरा नदी के तट बाग शहर का पुनर्कलित दृश्य है। यमुना नदी के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है। दिल्ली के शाहजहानाबाद की ये फ्रेंड्स जो इसकी तुलना करने के बारे में कहा गया है। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अक्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गदशालाओं पर बाजीपुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इसे कलात्मक रूपों वास्तुकलात्मक शैलियों ने प्रसंसेचन। ये देखिए, वृंदावन के गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 में। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2-4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिसमें इनकी ऊंची छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता था। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय के विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में आती रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा। अब ये देखिए, ये इस चित्र में दिखाया गया फतेहपुर सीकरी में के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत ये स्तंभ तथा टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। अब हम जो है कल नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।